सकता मैं कि आपका 11th ख़त्म हो गया है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, 11th ख़त्म हो गया। कैसे बताता हूँ मैं, बताता हूँ कैसे ख़त्म हो गया। आपका सितंबर का जो महीना है उसमें हम 10 दिन मिलेंगे। सितंबर में हम 10 दिन क्लास है, 10 दिन मिलेंगे नहीं, तो 5 दिन मिलेंगे। अल्टरनेट होती है ना, ऑड इवन होता है, तो हमारी क्लासेस 4 या 5 होने वाली है। अक्टूबर में 30, सितंबर अक्टूबर नवंबर 30 डेज एंड दिसंबर 30 डेज। जनवरी में आपकी कोई पढ़ाई नहीं होती है। हाँ, ये प्रोजेक्ट करता हूँ। वाईफाई चीज, हाँ, दिसंबर में मेरी बात समझिएगा, मैं यहाँ से भी रिकॉर्ड करो सेफ्टी साइड के लिए। माइक ऑन है ना, हाँ, ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। दिसंबर में जनवरी में कोई क्लास नहीं होती कभी भी। दिसंबर में कुछ नहीं पढ़ते हैं, वो आपका प्रैक्टिकल पेपर सेपर में ख़त्म हो जाएगा। ये 100 दिन है, इस 100 दिन में 15-15 दिन आपके यूटी और कुछ पेपर्स में निकल जाएगा। वो 30 दिन आपका यहाँ से ख़राब ही हो जाना है, 30 डेज पेपर वर्क में चले जाना है। 10 दिन आपका दिवाली पार्टी, दशहरा, गेस्ट गैदरिंग, 10 दिन और चले जाएगा, तो 40 दिन गया। 100 में से 40 माइनस कर दिए तो बचा कितना, 60 डेज। आपका जो सेशन बचा इस 11 का, जो 60 दिन का बचा, मेरी और आपकी मुलाकात इससे हाफ होगी, अर्थात 30 डेज़ की मुलाकात होगी। 30 डेज़ में बुक 2 पूरा पढ़ना है। अभी बुक 1 ख़त्म नहीं हुआ, लास्ट ईयर ख़त्म हो गया था, तो हम पीछे चल रहे हैं। पहली बात तो ये इससे बता दो, सिलेबस पीछे है। स्कूल के हिसाब से बिल्कुल मत चलो, यूँ होगा स्कूल में ख़त्म, या तो कुछ चैप्टर कटवा देंगे। और आपने देख लिया स्कूल बहुत ही बेरहम है, खासकर फिजिक्स को लेके। पता, कॉपी टेस्ट अजीब ही होगा, चेक भी अजीब होगा। अब ऐसा नहीं कि मिड टर्म में नंबर गिरा है, फाइनल में भी गिरेगा, फाइनल में और नंबर नहीं देंगे। बात समझ रही है? तो समय का बहुत अभाव है। 30 डेज़ में हम लोगों को 7 उधर होंगे, 14 चैप्टर है ना, 8वें पे हम इसमें 7-7 14, हाँ, मतलब 7 ही इसमें भी है, 7 चैप्टर उधर, और ये लगभग 7.5 चैप्टर भी पढ़ना है, 7.5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और बड़े बड़े चैप्टर भी हैं, ऐसा नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है। फ्लूइड के बाद हम बात करें, वेव ऑसिलेशन भी बड़ा चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि हलवा चैप्टर है। और थर्मोडायनामिक्स बड़ा चैप्टर है। केटीजी भी बड़ा चैप्टर है, अनटिल अनलेस स्कूल में कट ना जाए, नहीं तो बड़ा केटीजी भी है। तो इस बात को आप समझना थोड़ा सा, चीज़ों को। वो मेरी स्क्रीन दिख रही है उनको, वर्चुअल कैमरा मारा है तुमने, ठीक है, दिख रहा है तो फिर सही है। तो इसलिए एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है। इसमें आप बीमार पड़ोगे, मैं बीमार पड़ूंगा, मैं कहीं जाऊंगा, आप कहीं जाओगे, कुछ क्लासेस ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे हमारी वेस्टो क्लास नहीं हुई, मैं यहाँ था ही नहीं, वो क्लास डिस्टर्ब हुई। ऐसे कुछ ना काम तो निकलेगा, ऐसा तो है नहीं कि एकदम रोबोट है, काम ही नहीं निकलेगा। काम पक्का निकल सकता है, जैसे आपको निकलता है मेरे को भी निकलता है। तो एकदम एग्रेसिवली पढ़िए। और ये बहुत गलत अप्रोच है बच्चों का कि मेरा पेपर है, अनटिल अनलेस आपका बड़ा पेपर ना हो। अगर कल फिजिक्स नहीं है, कल केमिस्ट्री नहीं है, मैथ नहीं है, कोई इंग्लिश ज्योमेट्री वोमेट्री है, तो आप पढ़ सकते हो। पेंट की पेपर में बच्चे छुट्टी कर लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन में आप 1 घंटा क्लास ले लोगे, आपका क्या नुकसान हो जाएगा मुझे बताओ? कोई नुकसान नहीं होगा। आप वैसे भी 1.5 घंटे फ़ोन चला लेते हो। आओ 1 घंटा लेक्चर लो, जब पेपर चल रहा है ऑलरेडी मैं छोटी क्लासेस लूँगा, ज़्यादा पढ़ाऊँगा नहीं, 40 मिनट्स पढ़ाऊँगा, समय बचाओ। तो ना हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कर रहे थे, और हमने एक क्वेश्चन नंबर 6 जिक्र किया था, जो कि था आपका सेंट्रॉयड वाला है ना, वो नेट फोर्स निकालना सेंट्रॉयड पे, इस पर जिक्र हुआ, बहुत टाइम गया था हमारा। और अब हमें आगे बढ़ना है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके मल्टीपल फॉर्मूलेज करने, पता नहीं कराया कि नहीं कराया मैंने। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बनाया मैंने, वेरिएशन से करना था, ठीक है, यहाँ से चालू करना था, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा तो ग्रेविटेशन, चैप्टर है हमारा, और आई डोंट नो लेक्चर 2 है, 3 है, 4 है, लेक्चर 3 है ये। और टॉपिक है हमारा 8.11, दैट इज वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2 तरह का वेरिएशन होगा। एक बार हम पृथ्वी के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे h हाइट पे, उस केस में g क्या मिलेगा हमें? उस केस में g हमें मिलेगा GH 1 - 2h/r। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। सेकंड केस में हम
पृथ्वी के सरफेस से नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, डी डेप्थ पे जाएंगे, उस केस में हमें मिलेगा जी डी, दैट इज जी 1 माइनस डी बाई आर। यहाँ पर आर रेडियस ऑफ अर्थ है, क्या है, और केवल जी जो है वो है एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस का। तो ये दो फॉर्मूला हमें डिज़ाइन करना है और दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। चलिए करते हैं। पहला, फर्स्ट, वेरिएशन विथ एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। तो ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के सेंटर से यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है बी पॉइंट पे, यहाँ पर चेक करना है। हमने कहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर h है, सरफेस पे g, ये रेडियस r, कैपिटल M मास ऑफ पृथ्वी, मास ऑफ अर्थ। यहाँ तक ठीक है। तो g की वैल्यू होती है कैपिटल G M R स्क्वायर, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, ये तो नॉर्मल हमने पढ़ रखा है। h हाइट पे यहाँ पे वेरिएशन आ जाएगा हाइट का, तो दैट इज आ जाएगा जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और आपने करना क्या, कंपेयर ही करना है ना, नींद में हो, कंपेयर ही करना है। कॉफ़ी वॉफ़ी पीना, मैं एक भी घंटे नहीं सोया हूँ, मैं सोया नहीं सुबह, पता है मैं सुबह लखनऊ से आया हूँ, 8 बजे पहुँचा हूँ दिल्ली, 9 बजे विकास सर के घर आया हूँ, क्योंकि मेरी बाइक यहीं पार्क थी, आप लोग देखे होंगे है ना, यहीं पे रख के गया था मैं। मंडे को निकला था मैं रात को, तो और मैं सोया नहीं, बस में नींद नहीं आती मेरे को, बस क्या ट्रेन में भी नहीं आती है, मैं सो नहीं पाता हूँ। बस से आया क्योंकि इतनी शॉर्ट टर्म पे ट्रेन नहीं मिलती है। हमें ना कंपेयर करना है कि सरफेस पे जी कितना था और हाइट पे जी कितना था, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा जी एच अपॉन जी, जी एच अपॉन जी। जब आप डिवाइड करोगे तो जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये नीचे आएगा ये वाली वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, बोलो है ना। तो अगर हम डिवाइड को हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, पी बाई क्यू, ये पी बाई क्यू है और ये आर बाई एस है, तो ऐसा होता है पी बाई क्यू इंटू एस बाई आर। ये होती है ना कहानी, उल्टा हो जाता है, पूरा घूम जाएगा। तो मैं एक स्टेप और लिख रहा हूँ, दैट इज जी एम आर प्लस एच का स्क्वायर और ये आर स्क्वायर इंटू जी एम से जी एम कट जाएगा। अब बहुत अच्छे से स्टेप देखिएगा, कुछ बचेगा आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई इशू नहीं है। अब देखिए एक चीज़ करने वाला हूँ मैं, ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट में से आर स्क्वायर बाहर ले लूँगा मैं, तो अंदर बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, ले सकते हैं ना बाहर, हम ब्रैकेट में से आर स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, ठीक है। 2 बच्चे ऑनलाइन है, पारस और वो होगा क्या कहते हैं आरुण, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखें तो 1 प्लस एच बाई आर का -2 लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा बायनोमियल एक्सपेंशन की नॉलेज की कमी है मेरे को, आप लोग को आता होगा, बट जिनको नहीं आता है, जैसे बायो वाले बच्चे, मेरे जैसे बच्चे, हम याद कर लेते हैं चीज़ों को। जब मैं इसको बायनोमियली एक्सपेंड करूँगा तो ये बनेगा 1 माइनस 2h अपॉन आर प्लस ब्ला 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 टर्म। ये जो ब्ला ब्ला टर्म है ये इतने छोटे हैं, इन पे माइनस का पावर बढ़ता जाएगा कि हम इनको इग्नोर कर सकते हैं। तो केवल हमें जो बचेगा वो 1 माइनस 2h अपॉन आर बचेगा, ठीक है। ये हमारा g है, ठीक है बेटा, तो दैट इज जी एच अपॉन जी। अब हम थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो जी एच इज इक्वल टू हो जाएगा जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। बेटा ये भी फॉर्मूला वैलिड है, और एक जो स्टार्टिंग में बना था ना ये वाला फॉर्मूला जी एच अपॉन जी, ये फॉर्मूला भी वैलिड है। सवाल आता है हम कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट का फॉर्मूला है। विच फॉर्मूला व्हेन यूज, तो बड़ा ध्यान समझिएगा, बोथ इक्वेशन इज करेक्ट। While solving the numerical, that equation number 3 means this one is used when h is comparable to r। comparable का मतलब होता है ठीक ठाक हाइट पे गए, जैसे पृथ्वी की रेडियस है 6400 किलोमीटर, आप 6000 किलोमीटर चले गए तो कंपेरेबल है। उस केस में आप ये यूज़ करेंगे जब h इज थोड़ा सा लेस देन r होगा, लेकिन जब h बहुत ज़्यादा लेस देन r होगा
मैंने कहा सब पृथ्वी से 1 किलोमीटर ऊपर गए, तो बहुत छोटी वैल्यू है 6400 किलोमीटर के सामने। जब बहुत छोटी सी बात होगी तो हम यूज़ करेंगे दिस इक्वेशन। जब कंपेरेबल होगा, कंपेरेबल मतलब होता है ठीक ठाक हाइट पे गए, तो उस केस में हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे। ये बात याद रखिएगा, ये इक्वेशन तब यूज़ करेंगे जब कंपेरेबल डिस्टेंस होगी, मतलब ठीक ठाक। हमने कहा मेरी पृथ्वी की रेडियस है 6500 किलोमीटर और हम गए 6000 किलोमीटर पे, तो 500 तो कम गए, तो 6000 भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। लेकिन हम पृथ्वी से ऊपर 1 किलोमीटर गए, 500 मीटर गए, तो बहुत छोटी वैल्यू है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। उस केस में हम वी विल यूज दिस मच। तो ये था आपका फॉर्मूला। अगर आपको लिखना चाहिए तो आप लिख लीजिए, ठीक है, नहीं तो बताइएगा, मैं दे दूंगा नोट्स, समझने की कोशिश करिएगा ज़्यादातर। बाकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। अरुण, मेरी आवाज़ आ रही है ना तुमको? अब हमें पृथ्वी के अंदर जाना है, यानी डेप्थ पे जाना है, एकदम अंदर, मतलब सेंटर पे नहीं जाना है, सेंटर पे तो जीरो हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाना है, ठीक है। वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, मैं ना बाद में नोट शेयर कर दूंगा, टेंशन ना, समझ लेते हैं, तो स्लो डाउन हो जाएगा लेक्चर फिर, है ना, स्लो डाउन हो जाएगा। मैं नोट शेयर कर दूंगा, नहीं करूँगा तो फोटो तो कर ही दूंगा किसी भी हाल में, क्योंकि हाँ 80 पेज इसलिए होगा कि पुराना भी है, पुराने इसी में चल रहा है। मैं नया बना दूँ क्या, क्योंकि एक ही लेक्चर हुआ है ना, नया बना देता हूँ, रुक जाओ, एक नया बना लेते हैं, क्योंकि सही कह रहे हो, नया पेज बना लेते हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशन का बना नहीं है ना, एक भी ग्रेविटेशन होगा भी तो मुझे याद नहीं होगा, एक नया बना लेते हैं, क्विक नोट बना लेते हैं, वो मैं 4 पेज फोटो खींच के भेज दूंगा, ठीक है। सो वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। अब हमें पृथ्वी के अंदर जाना धीरे धीरे। डी हाइट पे, अगर ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का सरफेस है जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, हमें पृथ्वी के सरफेस से आपको ये डी हाइट पे नीचे जाना है, यहाँ जाना है, दैट पॉइंट बी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जी डी। जी डी की जो वैल्यू होगी वो होगी G1 माइनस डी अपॉन आर। अच्छा देखिए, धीरे जाते जाते अगर आप D को R के बराबर कर दीजिए, चलो ये फॉर्मूला भी बना देंगे, D को R के बराबर कर दें, इफ D बिकम R, मतलब आप रेडियस सेंटर पे पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो, GD बिकम जीरो। तो देखिए कैसे डेरिवेशन करेंगे, समझते हैं इसका डेरिवेशन। कुछ चैप्टर अभी जो हमारे हाथ में हैं, बड़े बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर हैं ना, हमें उनको ना प्यार पूर्वक पढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं पढ़ना है कि मुझे नंबर लाना, जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो, और ऐसा करोगे तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हाथ से गए। ग्रेविटेशन, फ्लूइड, वेव एंड ऑसिलेशन, ये 4 चैप्टर मैं सही बता रहा हूँ, इवन थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो इंक्लूडिंग थर्मोडायनेमिक्स, वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, हाईली स्कोरिंग चैप्टर फ्रॉम योर 11th क्लास, और अच्छे चैप्टर है, बोरिंग नहीं है। मैकेनिक्स तक थोड़ा तो में हो सकता है ना उतना मज़ा आ रहा हो, बट ये सारे चैप्टर बड़े अच्छे हैं, न्यूमेरिकल भी अच्छे हैं उनके, तो इनको पढ़ लो अच्छे। और वो तभी हो पाएगा जब हम एडवांस पढ़ रहे हैं। स्कूल तो स्कूल के भरोसे मत चलो, स्कूल परेशान करेगा, स्कूल का मैं क्या ही बोलूँ, मैं पता नहीं यार, वायरस लग गया फिजिक्स में। पहले नहीं ऐसा समय था फिजिक्स का, पहले अच्छे नंबर मिलते थे, टीचर भी खुश रहते थे, इंस्टीट्यूट ओनर भी खुश रहते थे, एक हंसी खुशी का माहौल हुआ करता था। ये कब से मतलब बदली है कि मतलब फिजिक्स से बदला लेना है, नीट नहीं जेई में भी टफ करते जाना है। फिर बोले अच्छा एकेडमिक्स में भी टफ करेंगे हम, क्यों सिवे, नंबर ही नहीं दे रहे हैं। भाई बताओ, बच्चे इतने फेल हो गए, बल्क में फेल हुए, मुझे दुख हुआ। हाँ तुम्हारा भी होगा, हाँ तो फेल हुए थे, फेल नहीं हुए थे, बच गए थे, फाइनल में हो गए थे फेल। अच्छा मिड टर्म फेल कभी हुए थे, कभी नहीं, कम नंबर आए थे ना, फेल तो नहीं हुए थे, कोई फेल नहीं हुआ था पिछले साल, मेरे पास कोई बच्चा नहीं था पिछले साल फेल हुआ, एक एक्सेप्शन छोड़ दे, वो अलग चीज़ है ना, उसको छोड़ दे, वो कहानी अलग है, बाकी वैसे कोई फेल नहीं हुआ था। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले जब हम ये सब बना रहे थे तो हमने मास का भी फॉर्मूला बनाया था, और मास का होता वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो जी का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, कैपिटल जी तो वही है, मास की जगह ये रख देंगे 4/3 पाई आर
पाई आर क्यूब रो, पक्की बात, अपॉन आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई जी आर रो। ये जी का फॉर्मूला बन गया इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी, इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी। जब आप डी हाइट पे गए तो अब पृथ्वी का बस इतना हिस्सा काउंट किया जाएगा। पृथ्वी छोटी होगी, हुई नहीं है, वर्चुअली छोटी होगी। पहले पृथ्वी का मास कैपिटल एम था, जब ये ब्लैक वाला पृथ्वी लिए तो उसका मास एम डैश हो गया। एक बड़ा लड्डू में से हमने ऊपर के लड्डू का पार्ट निकाल दिया, छोटा लड्डू बचा, ऊपर का पार्ट खा गया। उस केस में जो मास आएगा वो 4/3 पाई तो वही रहेगा, मेरी बात समझना, 4/3। इसमें जो आर है, जी भी वही रहेगा, जी की कोई इशू नहीं है। जो आर की वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है वो हो जाएगा आर माइनस डी का क्यूब। अच्छा, डेंसिटी सेम रहेगा, मिट्टी की डेंसिटी क्या बदलना है, पूरी पृथ्वी मिट्टी मिट्टी, यहाँ ये तो ना ब्लैक सॉइल रेड सॉइल, ये तो नहीं करना है। ये मास के फॉर्मूले में, ये जो मास का ओरिजिनल फॉर्मूला था उसमें मैंने आर क्यूब की जगह आर माइनस डी कर दिया, आर माइनस। तो जब मैं यहाँ पर जी डी लिखूंगा सेम लॉजिक से जो लिख रहा हूँ, जी 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब रो अपॉन, यहाँ आर स्क्वायर था, यहाँ पर आर माइनस डी आ जाएगा, उसका स्क्वायर आएगा। जब इसको सॉल्व करूँगा तो जी डी की वैल्यू मिलेगी 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू रो। आप याद कैसे रखोगे, देखो बहुत ध्यान से, ये याद हो गया 4/3 पाई आर जी आर रो। इस तरफ भी देखो 4/3 है, रो भी है, जी भी है, फर्क किसमें पड़ा, आर माइनस डी में, जितने डेप्थ नीचे है। और रो तो वही रहेगा, रो मीन्स डेंसिटी ऑफ पृथ्वी, अर्थ की डेंसिटी तो सेम ही रहेगी। अब क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, हमें रेशियो चाहिए, कौन भारी कौन हल्का। तो जी डी अपॉन जी ले लेता हूँ, तो बहुत ध्यान से देखो, यहीं से काट सकता हूँ, 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, रो से हमारा रिलेशन बनेगा आर माइनस डी अपॉन आर से। और इसमें भी अगर अलग अलग कर दें तो 1 माइनस डी बाई आर, तो जी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस डी अपॉन आर इंटू। याद रखना डेप्थ वाले केस में डेंसिटी से खेलेंगे हम लोग, किससे, डेंसिटी से। और जब ऊपर जा रहा था तो नॉर्मल फॉर्मूला बस एच ऐड कर देंगे। तो ये आप लिखना चाहो तो आप लिख लो ये डेरिवेशन, ठीक। इसमें बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आएंगे। और एक बड़ा सा ऐसा उसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं, दिल किसी पेपर का है कि अगर हम कितना था, कुछ तो था, जैसे कोई ड्रिल कर दे अगर हम एक पार से दूसरी पार पृथ्वी को, एक कोने से दूसरे कोने पृथ्वी को पूरा ड्रिल कर दें, तो अगर हम तुमको एक पोल से छोड़ें तो दूसरे पोल से निकल के वापस आओगे, फिर पोल से जाओगे, ऐसा लूप चलता रहेगा। ये क्वेश्चन है इसके अंदर। हाँ, पता नहीं एक्सेलेरेशन कुछ निकालना, बट ये कहानी है कि आप हमेशा वो एक कंटिन्यूस बॉडी में मूव करते रहोगे। टाइम पीरियड है 5060 सेकंड में आप पृथ्वी का चक्कर लगा के फिर वापस घुस जाओगे पोल से अंदर, टाँ टाँ टाँ। एग्जाम्पल नंबर 23 है। अच्छा, ये तो हाइट और उसका है, ऐसा है। दूसरा आपका वेरिएशन जो है ना पृथ्वी का, इक्वेटर और पोल के वैसे भी होता है। पृथ्वी चपटी है, जियोइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये हमने 9th में भी पढ़ा है। पृथ्वी हमारी चपटी है, जियोइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। हमने पढ़ा है कि स्मॉल जी है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। आपने लिख लिया, मैं आगे बढ़ूँ, लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट थॉमस में एक ग्राफ प्लॉट करने को आया था, अभी मैं अटैच करता हूँ ग्राफ, लास्ट ईयर। जिनका भी पेपर नहीं हुआ है, मैं आपको गोल्डन एडवाइस दे रहा हूँ, आप कितना भी किताब रिवाइज कर लो, कितना भी नोट्स पढ़ लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पेपर कर लो, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। नॉलेज कभी भी इंसान की पूरी नहीं हो सकती है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मेरे को भी सारी फिजिक्स नहीं आती है, मैं सच बता रहा हूँ कि मेरे को सारी फिजिक्स, सारी दुनिया के, भाई फिजिक्स बहुत बड़ा है। एक एस्ट्रोफिजिक्स में घुस जाओगे दुनिया खत्म हो जाएगी, न्यूक्लियर फिजिक्स में घुस गए दुनिया खत्म हो जाएगी। एक टॉपिक पर रिसर्च होता है, ठीक है ना, कण में, मतलब समझ लो फिजिक्स का एक जो सिंगल कण देखते हो ना, डॉट, उस पर फिजिक्स पे रिसर्च हो जाएगा। इतनी बड़ी फिजिक्स है कि नहीं, हम बहुत थोड़ा जानते हैं, सच बता रहा हूँ मैं। फिजिक्स बहुत वास्ट है, कोई भी सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। मैं मैथ में इंटीग्रेशन पे पीएचडी हो जाएगा, अलजेब्रा पे पीएचडी हो जाएगा, अलजेब्रा के एक पार्ट पे पीएचडी हो जाएगा। ऐसे इंटीग्रेशन के एक केवल हिस्से पे
फिजिक्स के एक हिस्से पे, जैसे हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, ग्रेविटेशन के केवल स्मॉल जी पे पीएचडी कर सकते हो, 6 साल की पढ़ाई कर सकते हो, अपनी थीसिस पब्लिश कर सकते हो, है कि नहीं। तो वो हम लोग जो पढ़ते हैं बहुत कम। तो ये इस पे मत जाना कि नहीं जिस दिन मैं पूरा बढ़िया से एकदम कर लूँगा कर लूँगी तब मैं पेपर देने बैठूंगी, उस दिन तुम खत्म हो जाओगे। वो दिन आएगा फिर फाइनल पेपर कराएगा, समय नहीं मिलेगा। तो पेपर अगर हमारे हाथ में आ रहा है, 6-7 स्कूल का पेपर आ चुका है हमारे पास, क्यों ना लगा डालें। सबसे अच्छा स्कूल का पेपर है, सबसे अच्छा स्कूल का पेपर अभी तक मेरे पास आया है, वो है सरदार पटेल स्कूल जो है इंडिया गेट, निखिल है हमारा स्टूडेंट, उसका पेपर देखना, यू विल डेफिनेटली गेट कि हाँ ऐसा ही फिजिक्स का पेपर आएगा 12th में। बहुत अच्छा पेपर है, मैंने शेयर कर दिया उसको PDF बना के, उसने मेरे को भेजा। सेकंड अच्छा स्कूल का पेपर आता है सलमान का, सलमान का भी अवेलेबल है लास्ट ईयर का हमारे पास, इस साल का तो कोई बच्चा ही नहीं पेपर सलमान का। सलमान का पेपर बहुत अच्छा आता है, बहुत पेपर अच्छा आता है। उसके बाद जितने स्कूल हैं ठीक, ये पेपर सच में आसान बना रहे हैं, बोर्ड में ऐसा नहीं आएगा जैसा पढ़ रहे हो तुम लोग, पक्का नहीं आएगा, बोर्ड की लेवल ही अलग हो गया है अब। अभी भी 12th में स्कूल में अच्छा बन रहा है पता है, ताकि बच्चा मोटिवेटेड सा रहे। पृथ्वी हमारा जियोइड स्ट्रक्चर है, चपटा सा स्ट्रक्चर है हमारा, कुछ ऐसा चपटा हुआ है। तो ये जो इक्वेटर है वो लंबा है, दूर है, और पोल पास में है, इसलिए इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे 9.8 होती है और यहाँ पे 10 होती है। इसकी वजह बताता हूँ। स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है Gm/r²। तो G इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के, यानी अगर G की वैल्यू घटेगी, अरे R की वैल्यू घटेगी तो G की वैल्यू, ये कम है ना। अगर मान लो ये 6500 किलोमीटर है तो ये 6400 किलोमीटर है, ये वैल्यू कम है, तो यहाँ पे G की वैल्यू ज़्यादा। ठीक, रोटेशन पे भी डिपेंड करता है, बट वो नहीं पढ़ना हमें, एक्सेस ऑफ रोटेशन वाला टॉपिक नहीं करना है हमें। ये ग्राफ करना है बहुत अच्छे से, मैं अटैच करता हूँ इस ग्राफ को। ये ग्राफ बाय हार्ट हमें डिज़ाइन करके और एग्जैक्ट याद कर लेना है, ठीक है। मैं समझाता हूँ क्या है ये ग्राफ, अरे ये लग जाए यार। ये ग्राफ, इस ग्राफ में देखो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ तक, जो पृथ्वी का रेडियस का सरफेस है उस पर जी जो है वो आपका इनसाइड, ये अंदर की तरफ जा रहे हो ना, ये इनसाइड का केस है। आउटसाइड 1/r² के फॉलो कर रहा है। इनसाइड वाला जो है, आप देखो एक बार फॉर्मूला, देखो, इनसाइड वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। इनसाइड का फॉर्मूला क्या है, डेप्थ वाला फॉर्मूला, डेप्थ वाला देखते हैं। डेप्थ वाले में, हाँ मैं बता रहा हूँ, लाइन इनसाइड द, देखो ये वाला पॉइंट बनाता हूँ पहले, ये तो देख लेते हैं। ये 1/r² क्या है, आउटसाइड वाला। देखो ये r, 2r, 3r मतलब वो सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, रेडियस से ऊपर जा रहे हैं। 0 से r का मतलब अंदर की तरफ है, और इसमें g की वैल्यू घट रही है, G/16, G/9, G/4, ये छोटी वैल्यू है। ये कैसे बना देखो, मैं इसका भी आपको यहाँ पर इक्वेशन बना के देखते हैं। देखिए GH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। GD की वैल्यू देखो कैसे बनेगा, GD ये आपका है Gr-D/r, ये कहाँ से मिला, डेप्थ वाले फॉर्मूले से, वो तो वही बोला ना 1/r के बनाए थे। दूसरा, अगर हम व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R, व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R, Gr-D इस डिफरेंस को, ये जो डिफरेंस है इसको स्मॉल r लिखता हूं मैं, क्या r-D, ये तो डिफरेंस है ना, इसको स्मॉल r अपॉन r। तो यहाँ पे जो GD की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई, r की, इसलिए आपको क्या मिला, स्ट्रेट लाइन। अब इसकी बारी, ये वाला समझा देता हूँ, बाहर वाला देखिए, GH/G इज इक्वल टू r² अपॉन r+h², ये तो पढ़ा था हमने, होल स्क्वायर। r+h² को हम होल स्क्वायर को r² लिखते हैं, मतलब r लिख रहा हूँ, r हाइट पे गया मैं, सरफेस से r यहाँ पे गया, तो ये है आपका r डिस्टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, गिरे रहने दो, r डिस्टेंस पे गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, r² अपॉन स्मॉल r², लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। तो GH की वैल्यू हो जाएगी Gr² अपॉन r²।
तो यहाँ से जी एच की वैल्यू इनवर्सली आर स्क्वायर। तो आउटसाइड द सरफेस, एच मीन्स एल्टीट्यूड, आउटसाइड द सरफेस कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोलिक कैसे होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये देखो ये नीचे की तरफ गया। सेंटर पे 0, सेंटर से थोड़ा ऊपर g/16, g/9, g/4, g/9 और छोटी वैल्यू होगी किससे, g/9 से। अब g की वैल्यू 10 रखो ना, 10/4, आप पॉइंट निकाल के देख लो, 10/9, 10/16, ये तो छोटी वैल्यू देगी आपको, उससे बड़ी वैल्यू ये, फिर सबसे बड़ी वैल्यू ये ग्राफ आपको बाय हार्ट बनाने आना चाहिए। ये लास्ट ईयर के सेंट थॉमस के किसी पेपर में था, आई डोंट नो मिड टर्म में ही रहा होगा या तो आगे के पेपर में रहा होगा यूटी के। ठीक है, अदर फैक्टर भी हैं, रोटेशन, पृथ्वी का अपने एक्सिस पे रोटेशन, एंगुलर रोटेशन, उस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ तक बताओ सब ठीक, पक्की बात, यहाँ तक तो ऐसा कुछ अच्छा पेपर आ गया 9th का एक और, अच्छा ये हो गया, कैसा हुआ। मैं जब पढ़ता था या अभी भी जब भी कोई चीज़ की तैयारी करता हूँ तो मेरा एक मोटो होता है कि मैं ना पेपर मिल जाए मेरे को बढ़िया से मैं लगा लूँ, उससे मेरे को अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, अभी मेरा पेपर एक है पीसीएस का, तो मैं हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और यही खासियत होती है टॉपर बच्चों की। कोई भी अच्छा बच्चा होगा तुम्हारे एरिया में पूछना, वो प्रीवियस सवाल जरूर लगाता है, उसी साइड लगता है कि आएगा क्या। तो इसलिए अगर अभी पेपर है तो अगले अगले स्कूल के आप पेपर अरेंज, मैंने ग्रुप पे अपलोड कर दिया है, वो आप लगाओ। टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड, 2 टॉपिक आएगा कंफ्यूज करने के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दोनों अलग अलग चीज़ है। फील्ड आमतौर पे हम समझते हैं चारों तरफ जो एरिया है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एक चार्ज रख दिया मैंने, +1 कूलम का एक चार्ज रखा, चार्ज अपने चारों तरफ एक एरिया क्रिएट करेगा, जहाँ पर अगर इसकी जैसा चार्ज लेके आता तो रिपल्सन फोर्स देगा। हमारा नेगेटिव चार्ज लिया है 1 कूलम, तो खींच लेगा, आओ मेरे पास। तो जहाँ तक इसकी ताकत है अट्रैक्ट करने की या रिपल करने की, वो उस चार्ज की फील्ड बनती है। ऐसे ही अब मास रिपल तो देखो नहीं करता, अट्रैक्टिव नेचर होता है। क्या होता है, अट्रैक्टिव। मास में तो हम अट्रैक्टिव ही फोर्स पढ़ते हैं। तो मास बॉडी के चारों तरफ वो एरिया जहाँ से ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसको लिखा जाए, लिखिए, द स्पेस अराउंड, the space surrounding a material body within which its gravitational force of attraction can be experienced स्पेलिंग देखना गलत लिखा है मैंने, can be experienced is called its gravitational field, is called gravitational field। संडे को मैं इंस्ट्रूमेंट कराऊंगा एसी जनरेटर, और एक बार देख लेना, ऑनलाइन कराऊंगा, ज्वाइन कर लेना। अच्छा तुम्हारा तो इंस्ट्रूमेंट नहीं आ रहा ना, बच गया। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब कितनी ज़्यादा, जैसे मेरी इंटेंसिटी इस रूम तक है, रूम के बाहर मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, तो कितनी सख्ती से खींच रहा है। तो पहली बात तो देखो, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ई, ये होता है F/m। ये जो स्मॉल m होता है ना, इसको हम टेस्ट मास बोलते हैं। टेस्ट मास कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया कि ये 0 तो नहीं है, मास 0 नहीं हो सकता, लेकिन लगभग टू 0 है, मतलब लिमिट m टेंस टू 0 नहीं है, बट पॉजिटिव भी नहीं है। उसकी वजह बताता हूँ। हमने यहाँ पर एक सोर्स मास रखा, तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते ना मेरे को वही याद आ रहा है, सोर्स चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, Q बना दिया था मैंने। इसका मास है कैपिटल M, कुछ डिस्टेंस r पे छोटू सा मास रखा। कभी पूछा था कि क्यों इसका मास आप 0 ले रहे हो, नेग्लिजिबल क्यों ले रहे हो? बताता हूँ क्यों। आप तो जानना चाह रहे थे कि कैपिटल M कितनी ताकत से खींच रहा है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में तो टेस्ला होता है, इसमें न्यूटन होगा। मैंने कहा 10 न्यूटन से खींच रहा है।
अगर आपने इस टेस्ट मास को भी मास दे दिया कुछ, ये भी तो खींचेगा, ये भी तो अपना फील्ड क्रिएट करेगा, तो जो आपको एक्चुअल में आउटपुट चाहिए था वो आपको नहीं मिलेगा। ये वैसा ही है चूहे पे दवा प्रैक्टिस करना, चूहा मरे क्या दिक्कत है, मैं वैक्सीन खोजनी है। टेस्ट मास है, टेस्ट मास का काम है कि जो सोर्स मास आपने रखा है उसके फील्ड को कि हम स्टडी प्रॉपरली कर पाए, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब आपने रखा था तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा था F, जो कि यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से होगा G मास मास अपॉन R स्क्वायर। इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, ये क्या आ गया, इसको उठाकर यहाँ पे रख दीजिए आप E वाले इक्वेशन में। तो E का फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, G R स्क्वायर अपॉन M से M। तो यहाँ से एक बात और समझ आ गई कि जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केवल सोर्स मास पे। E मीन्स एलिफेंट, E मीन्स, अभी बोलेंगे एलिफेंट, E मीन्स एलिफेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये डिपेंड करता है केवल मास ऑफ बॉडी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ओनली डिपेंड मास ऑफ बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस। और ये मास मीन्स सोर्स मास, ये बात बहुत ध्यान दीजिएगा, बड़ा कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि पहली बार आ रहा है दिमाग में। टेस्ट मास पे डिपेंड नहीं किया, ये टेस्ट मास है, यहाँ पे जो छोटू सा रखा था ना स्मॉल m टेस्ट मास है। क्या है, टेस्ट मास है। टेस्ट मास का जन्म बस इसलिए हुआ ताकि आप सोर्स मास का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आप कैलकुलेट कर पाओ। आप बहुत दूर चले गए, इफ r इज इंफिनिटी, उस जगह पर E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फॉर्मूले में रख के देखो, यही ना फॉर्मूला, r इंफिनिटी का मतलब क्या होगी, पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब जितना दूर आप भागोगे, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ और गोल चक्कर पे वो खड़ा हो जाए, मेरी आवाज़ नहीं सुना देगी उसको। यानी सोर्स मास से आप जितना दूर जाओगे E की वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर अगर 100 यूनिट है या 90 यूनिट होगी, फिर 80 ... 0 यूनिट हो जाएगी। यूनिट क्या होगी फिर इसकी, E की यूनिट क्या होगी, तो फोर्स की होती है न्यूटन, फोर्स की होती है, और मास है नीचे तो kg इनवर्स न्यूटन kg इनवर्स। कुछ और भी है क्या इसका, नहीं यही है हाँ। डायमेंशन हो जाएगा आपका LT-2, वो आप बना लोगे, बन जाएगा, है ना, F/m से। ये है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। फिर सुनिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सर ऐसा हो कि अगर मैं उस ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट था जो r डिस्टेंस पे था ना, उसको सरफेस पे रख दिया मैंने, हो सकता है। अब कितना होगा E, सर फॉर्मूला फिर से बताइए तो क्या था फॉर्मूला था Gm स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, तो जब सरफेस की बात करेंगे तो वो जाएगा Gm r स्क्वायर। क्या हो जाएगा, Gm r स्क्वायर। क्या पढ़ा रहा था मैं, सिद्धि नींद में आँख खोल के बताओ। सिद्धि नींद नहीं आ रही ना, पेपर अच्छा हुआ, पेपर इजी आया था। ऐसे बच्चे जब मैसेज लिखते हैं मेरे को बड़ी खुशी मिलती है, पेपर अच्छा आया था, वो नंबर ना आया, दैट्स पायस 1 ही है, हाँ 52 53 है, हाँ सब बताया मैं। और 11-12 बच्चे फेल भी हैं, 11 बच्चे तुम्हारी क्लास में, इनके में 11 हैं। मैंने एक बात बोली थी, 11th क्लास संभालने का है, याद है, बिफोर जब आपका मिड टर्म नहीं हुआ था, एक बात बोली थी ये, आपको अपने आप को बचाना है इसमें। आप सरवाइव करके निकल गए ना इस तूफान से, तो 12th में अच्छा कर ले जाओगे। ये मन में गाली दे रहा होगा मेरे को सर बोल, मेरे को भी यही बोले थे और 12th में से संभालना ही नहीं है। नहीं, रियलिटी में अगर आप डिफ़िकल्टी लेवल देखोगे तो 12th इज़ ईजी एज़ कम्पेयर टू 11, बिकॉज आप पहली बार सब चीज़ों को पढ़ रहे हो। आप ऐसा लोगों को पढ़ना, टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे 12th में, पहले चैप्टर से ही, तो वो तो है, उसमें कोई इशू नहीं है।
न्यूमेरिकल करना। जो थ्योरी में कमी आई है उसका वही है कि हमें क्वेश्चंस लगाने हैं, सिंपल सी बात है। कोई बुक पकड़ लेते हैं, मेरे को तो सही लगता है ऑल इन वन आसान है, ऑल इन वन पकड़ लेते हैं किताब, वहाँ से थ्योरेटिकल वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। तो एक बुक कॉमन लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि टुगेदर भी तुम ले लो, ये तुम ले लो, ऑल इन वन सबका, ताकि पेज नंबर वाइज इसको मार्क करना क्वेश्चंस का, क्योंकि ऑल इन वन में क्या सेक्शन वाइज क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर ऑल इन वन एक सेट पड़ी होगी, तो एक बार देख लेते हैं। टुगेदर विद का थोड़ा लेवल अप हो जाता है हल्का सा, अच्छी बुक वो भी है, मेरी बात समझना। तो हम लोग एक बुक लगा लेते हैं जिससे थ्योरी वाला पोर्शन कवर हो जाए, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, डिफाइन एस्केप वेलोसिटी, तो वो लिखना कैसे है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, उसके मार्क्स कटे होंगे तुम लोग के बेसिकली। डेरिवेशन हो सकता है एजम्पशंस के मार्क्स कटे होंगे, हो सकता है न्यूमेरिकल कर रहे हो तो यूनिट नहीं लिखे होंगे, उसके मार्क्स कटे होंगे, यही सब कटे होंगे। कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया होगा, कहीं फॉर्मूला हो सकता है भूल गए होगे, तो लगाना कुछ और था, लगा कुछ और आए होगे, यही सब होती है 11th में गलतियाँ। अब सर अगला जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बताता हूँ क्या चीज़ होती है वो भी। ग्रेविटेशनल देखो पायस होनी आई नहीं आज क्लास, ना कोई पेपर है, उसके पापा से बात करनी होगी, पता मुझे कोई पेपर नहीं, पेपर खत्म हो चुका उसका। कहाँ क्यों नहीं आई? तुम्हारी फ्रेंड है ना ऋतुजा भी आने वाली थी, आज 19 तारीख हो गया, तो आज जो हैंगओवर उतार रही बात करूँगा उसके पापा से, मैं अभी वॉइस नोट ड्रॉप करता हूँ, उसके पापा का नंबर चाहिए मेरे को, कहीं थे मैं बात करा दूँगी। उसको भी आना था लेकिन चलो वो नहीं आई, हो सकता है घर पे पढ़े, उसका अगला पेपर ही है नैनम का, क्योंकि यार ये सारे चैप्टर का मैं बैकअप नहीं दे पाऊँगा, मैं मजबूर हूँ। मैं दे देता बैकअप, मैं खुल के बता रहा हूँ, मैं दे देता बैकअप, अगर मेरे पास मल्टीपल बैचेस नहीं होते, मैं इतना इंगेज ना होता। मैं हर साल इंगेज होते जा रहा हूँ, अभी अगले साल का मुझे पता नहीं, लेकिन और 2 सेंटर मेरे को मिल रहे हैं पढ़ाने को, अभी आया है मेरे पास, मैं चैट पढ़ा दूंगा क्लास के बाद, मिड टर्म्स में पढ़ाने को आया है मेरे पास तिलक नगर का सेंटर से, बट 1 घंटा भी टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने कहा सर फिर बात करो, मैं 8 से 9 का देखता हूँ, एक 8 से 9 बहुत लेट वो होता है, ऐसा नहीं चलता है, चलता है। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का रेडियस r है, और पृथ्वी के सेंटर से या कहीं सरफेस से हम एक ऑब्जेक्ट को उठाकर कहीं पे लेके गए, पहले हम लेके गए b पे, फिर लेके गए a पे, तो आप लेके जा रहे हो तो डिस्टेंस मूव हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है वर्क डन, और वर्क डन होता है एनर्जी, और हाइट पे लेके जा रहा हो तो पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर डेरिवेशन बताता हूँ। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस G(m(m)r। बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग E और U में। यहाँ पर सोर्स मास भी है, टेस्ट मास भी है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल केवल R पे है, स्क्वायर पे नहीं है, पहली बात समझिए। माइनस क्यों? क्योंकि आप ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट ले जा रहे हो, ग्रेविटेशनल पुल इधर है F, और आपका मोशन इधर है dx, इनके बीच में एंगल कितना 180, और वर्क होता है FDS cos थीटा। वर्क क्या होता है FDS cos थीटा, तो cos 180 है यहाँ पर, दैट्स वाई माइनस, दैट वाई माइनस। इसको हम करते करते इन्फिनिटी लेगा, तो फिर रिपल्सिव फोर्स ऊपर लगेगा, एक तो अगेंस्ट तो लगेगा फोर्स, और मोशन के में डायरेक्शन अलग होगा, और दूसरा नीचे लेते आओगे पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, एक समय 0 हो जाएगा, खत्म बात, सरफेस पे ले आओगे 0 हो जाएगा। हम तो बात कर रहे हैं कि हम अपलिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो आपके मोशन के तो अगेंस्ट होगा। भाई ये ऑब्जेक्ट है, इक्वल एंड अपोजिट पढ़ा था ना आपने, न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड है यहाँ पर, ये dx, और मान लेते हैं ए पॉइंट पे हम आपका x है, और ये धीरे धीरे करके आप p पॉइंट पे लेके आ रहे हो, हाँ इसमें ऊपर से नीचे ही लेके आ रहे हैं, a से b करते करते p पे आ रहे हैं, तो भी अगेन निगेटिव आएगा, देखते हैं कैसे, बताता हूँ टेंशन ना लो। अभी फिलहाल जब हम A पे थे तो फोर्स कितना लग रहा था सर, ये लग रहा था Gm(m)/x², ये डेरिवेशन चलो। जब हम A पॉइंट पे थे, एक्चुअली हम इन्फिनिटी से गए और एक ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं पृथ्वी के सरफेस पे P पॉइंट पे, जो कि r डिस्टेंस पे है सेंटर से, स्मॉल r, सेंटर से, ये सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r, पहले A पे रखे, फिर B पे रखे, फिर P पे लेके आएंगे। तो फिलहाल अभी हम A B से लिखेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, करेंगे इंटीग्रेशन से नेगेटिव आएगा, देखना कैसे आएगा। dw वर्क डन, जा रहे हो सर,
अरे बैठो, मन नहीं लगेगा तो क्या जा रहे हो, चलो जाओ जाओ जाओ, बहुत मेहनत की तुम। ठीक है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू, अभी देखना नेगेटिव कैसे आएगा, तो ये हो जाएगा जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। कैपिटल जी कांस्टेंट, मास ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, बदल क्या रहा है तुम बताओ, एम कैसे बदल रहा है बेटा, तुम हो, तुमको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ पृथ्वी के बाहर, फिर पृथ्वी से नीचे, आपका मास तो वही है, वेट बदलता है ना, तो मास तो फिक्स है। तुम्हारा और पृथ्वी, हमारा और पृथ्वी, मैं स्पेस में गया, स्पेस से वापस पृथ्वी तक आ रहा हूँ, मैं 50-70 किलो का वहाँ पे भी था, पृथ्वी के किसी भी कण पे लाओ मैं 70 किलो का ही हूँ। एम नहीं बदलेगा, आर बदल, एक्स बदल रहा है, डिस्टेंस बदल रहा है, क्या बदल रहा है, धीरे धीरे पास आ रहे हो ना, तो इंटीग्रेशन में होगा एक्स का, कहाँ से शुरुआत हुई थी, इन्फिनिटी से, जाना कहाँ पे, पी पॉइंट पे, तो लिमिट पे ध्यान दीजिएगा। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन W is integration of dW, that is gmm अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट पे ध्यान दीजिएगा, आप थे कहाँ, इन्फिनिटी पे, आ कहाँ रहे हो, आर पे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, कैपिटल जी एम एम को बाहर निकाल लो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर। अब ये तो रट लो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स, ये याद रख लो। कैसे याद रखोगे, अब मैं कई बार करा चुका हूँ डेरिवेशन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, बताऊँ बताऊँ, देखो एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन, ये ऊपर लेके जाऊंगा बेटा तो एक्स टू द पावर -2 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, तो बेटा एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर -1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमेशा याद रखना -1 अपॉन एक्स। अगर ये याद नहीं रखोगे तो फिर आपको टाइम लगेगा तो आपको टाइम बचाना है मेन, तो कुछ कुछ डेरिवेशन के तो फॉर्मूले ना मेमोराइज करना स्टार्ट कर दो, तब आपका स्पीड बढ़ जाएगा। जी एम एम -1 अपॉन एक्स, कहाँ से, इन्फिनिटी से अपर लिमिट माइनस, तो देखो फॉर्मूले में आ गया, -1 अपॉन आर -1 अपॉन इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो माइनस जी एम एम, और ये टोटल वर्क डन है, और टोटल वर्क डन क्या होता है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड बॉडी, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, क्या है, इसकी वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे केसेस बन जाएंगे कि एक बार आर पॉइंट पे जाएंगे, R1 R2, तो इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर किया था ना मैंने, उसको R1 से, मैंने कहा सर 2 पॉइंट है, लो एक बार हमने ए से शुरू किया, बी पे आए, तो ये सरफेस है R1, अब बी पे आ गए मान लो, या चलो पी पे आ गए, तो ये हो गया आपका R2, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, R1 से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो उसमें जी एम एम 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, केस नंबर 3, मैं सीधे अटैच करूँगा, लिखूंगा नहीं, मेरा टाइम बचेगा, क्यों लिखूँ, मैं सीधे अटैच कर देता हूँ। तो ये 3 केसेस हैं, हम कुछ पढ़ लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इज द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन इंडिकेट द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द gravitational attraction between earth and body. When body is brought from the infinity to distance r, work is done by gravitational force of attraction. As the mutual energy of the two body is expanded, the energy reduced by this amount. As the distance r increase, the gravitational potential energy increase because it becomes 0, that is maximum. A body of mass m move from point at distance r1 to r2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर इसमें एक छोटा एक बड़ा कहानी है, वो देख लेना जरूर, ठीक है। एक बार R1 को हमने रेडियस ऑफ अर्थ रख दिया, R2 को हमने R प्लस एच रख दिया, तो R1 R2 को रिप्लेस करोगे, फिर वही बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे, तो उस केस में एनर्जी मिली है, नेक्स्ट पेज पे दिया है जी एम एम एच अपॉन आर स्क्वायर, और उसको मॉडिफाई करके एम जी एच बनाया है, आपके बुक में देखो एक बार ध्यान से, इसी पेज के आगे वाला पार्ट, यहाँ पे नहीं लग पाया, इस पेज, ये जो पेज है ना इसके आगे वाला पार्ट, तो U इज इक्वल टू लिखा है जी एम एम आर 1 माइनस 1 एच बाई आर लिखा है, मिला, इसको सॉल्व किया तो मिला जी एम एम एच बाई आर स्क्वायर। फिर इसने एक बात कहा कि सर ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर तो वो होता है स्मॉल जी होता है, तो ये बन गया क्या, एम जी एच, और ये तो फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का।
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, 3 चीज़ सुना हमने। जो चौथी चीज़ है वो इनसे बिल्कुल अलग है, नाम है उनका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल पढ़े थे, कुछ वैसा ही है। वहाँ पे भी क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज, याद आ रहा है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये चार्ज की जगह मास आ जाएगा। तो टॉपिक का नाम रख के फिर छोड़ देंगे, आज यहीं पे पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये W अपॉन M होता है। M फिर से क्या है मास किसका, टेस्ट का। हम जब इसका भी फॉर्मूला आगे बनाएंगे बेटा, तो इसका V का फॉर्मूला बनेगा -GM अपॉन R। यहाँ पर भी देखो ये केवल सोर्स मास से भी डिपेंड कर रहा है, टेस्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। स्मॉल m इज मास ऑफ टेस्ट ऑब्जेक्ट, कैपिटल M इज मास ऑफ सोर्स ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ तक पढ़ा 8.20, ये लेक्चर नंबर 3 था, 4 होगा आई होप, मुझे याद है, उम्मीद है। अभी भी ये भी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, और अभी न्यूमेरिकल तो हमने छुआ ही नहीं है। तुम्हारा पेपर कब है? हाँ, लेकिन आ रहा है ना तुम्हारे पेपर में, तो हो जाएगा तुम्हारे पेपर तक, मुझको लगता है ख़त्म हो जाएगा। हम कल भी क्लास रख रहे हैं, आई विल अपडेट यू टाइम ऑल्सो। परसों भी क्लास रख रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ संडे तक, इस अब वीकेंड हम इसको ख़त्म ही कर दें चैप्टर को। ये मैं PDF दे देता हूँ सबकी। हाँ, सबकी छुट्टी है बच्चों? अच्छा, जा रहे हो, कोई बात नहीं, कोई नहीं बेटा, बता दिया करो, डरा मत करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, अरे कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। तुम्हें डॉक्टर बनना है ना बेटा? मैं इसलिए पूछा, रुको बताता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ, बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ मैं। पहले रिकॉर्डिंग वगैरह बंद कर दो, वहाँ से बंद कर दो रिकॉर्डिंग, बताता हूँ क्यों। मीटिंग हाँ डिस्कनेक्ट कर दो, मैं बताता हूँ क्यों। पता नहीं मेरा बंद हुआ कि नहीं हुआ ये।